स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की जो पोइट्री सेक्शन में से जो फर्स्ट पोइम है डैफोडिल्स, उसको पढ़ने जा रहे हैं। डैफोडिल्स जो पोइम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ नाउन एज पोइट ऑफ नेचर एंड ही इज़ ए नेचर लवर पर्सन। द पोइम डैफोडिल्स शोज हिज लव ऑफ नेचर। डैफोडिल्स का मीनिंग होता है, डैफोडिल्स बेसिकली फ्लावर्स होते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, उनको हम डैफोडिल्स बोलते हैं। जहाँ तक टाइटल का बात है तो बिगनिंग में ओरिजिनली इसका नाम जो था पोइम का, आई वेंडर लोनली एज ए क्लाउड, जो बिगनिंग वाली स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है वही इसका नाम रखा गया था, लेकिन बाद में स्कॉलर्स ने इसका नाम चेंज कर दिया था। कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि ये नाम जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि शायद इसमें जो सैडनेस जो थी वो उसमें झलकती थी, लोनलीनेस जो थी वो झलकती है, तो इसलिए इसको चेंज कर दिया गया था। और इसलिए इसको जो बाद में स्कॉलर्स ने सोच के इसका नाम डैफोडिल्स जो है वो रख दिया गया था। इसमें काफ़ी फिगर ऑफ स्पीच आपको नज़र आएंगी कि इसमें सिमली, मेटाफर्स, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, हाइपरबॉल, ये सभी आपको नज़र आएंगे। तो सबसे पहले मैं जल्दी से इनको डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप जब हम बोलेंगे तो आपको समझ आ सके। एक तो राइम स्कीम हम इसमें जो है वो देखेंगे। राइम स्कीम बेसिकली राइमिंग पैटर्न जो होता है, एंड ऑफ द लाइन में हम वर्ड दे के आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी जो राइम स्कीम है वो कौन सी है। तो आपकी इस पोइम में आप देखोगे कि राइम स्कीम ए बी सी सी है। तो अगर आपने पहले पढ़ा हुआ कि राइम स्कीम हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं पढ़ा तो जल्दी से मैं आपको इसके एंड में बता देता हूँ। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, यहाँ पे क्लाउड है, सेकेंड हिल्स है। आपस में कोई भी इनका आप जैसे कह सकते हो, जैसे लास्ट देख रहे हो ट्रीज़ और ब्रीज़ लिखा हुआ है, तो आपस में वो मेल उनका है कोई, ट्रीज़ और ब्रीज़। यहाँ पे क्लाउड और हिल्स बिल्कुल अलग अलग वर्ड्स हैं, उनका कुछ भी आपस में मेल जो है वो बिल्कुल नहीं आपको नज़र आएगा। तो इसलिए फर्स्ट क्लाउड को हमने ए लिखा, सेकंड अलग लाइन है बिल्कुल, उससे कोई लेना देना नहीं है, हिल्स बिल्कुल क्लाउड से अलग हैं तो उसको बी लिखा। फिर क्राउड और डैफोडिल्स बिल्कुल अलग हैं तो फिर से ए और बी की अलग अलग हैं। ट्रीज़ और ब्रीज आपस में आप देख सकते हो, इसको एक तो राइमिंग ये कपलेट है, सेकंड ट्रीज़ और ब्रीज आपस में, अगर इसमें कोई आपको एक टोन नज़र आती है, ट्रीज़ बोलते हो और ब्रीज बोलते हो, ठीक है, तो उस रिदम जो हमें नज़र आ रहा है तो इसलिए हमने इसको सी सी रखा कि ये आपस में मेल मिलाप है इनका। क्लाउड और हिल्स बिल्कुल अलग अलग है तो ए और बी, फर्स्ट में ए बी और लास्ट में सी सी। अगर आपको ऐसे ही क्लाउड या हिल्स और मिल्स नज़र आता, हिल्स और मिल्स लेट किया हमने, सेकंड लाइन में हिल्स है तो फर्स्ट में मिल्स होता है, मिल्स और हिल्स होता तो हम लिखते ए, लेकिन क्लाउड और हिल्स लिखा है, बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई उनका लेना देना नहीं, तो इसलिए ए और बी। अगर कोई आपस में रिदम करते हैं, आपस में मेल मिलाप होता उनका, जैसे ट्रीज़ और ब्रीज का है, तो उसको हम ए की जो अल्फ़ावर्ड है वही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हैं तो ए बी, उससे आगे वाला भी अलग अलग है तो ए और बी, और लास्ट में सी सी, ए बी सी सी इसकी राइम स्कीम आ गई। फिर भी हम राइम स्कीम के बारे डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सेकंड इसमें हम एलिट्रेशन देखते हैं, वो रिपीटेशन ऑफ साउंड्स होता है। दो वर्ड्स ऐसे आ गए जिनकी साउंड आपस में बिगनिंग वाली मिलती है अगर पूरी लाइन में, तो उसमें हम उसको एलिट्रेशन बोलेंगे। पर्सोनिफिकेशन ऐसा वो होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग थिंग हो गई या कोई भी और भी ऑब्जेक्ट हो गई ह्यूमन बींग्स के अलावा, उसको हम ऐसे करेक्टरिस्टिक्स देते हैं कि वो हम उसको ह्यूमन बींग्स के करेक्टरिस्टिक्स देते हैं, क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स की उसको देते हैं, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। उसके बाद सिमिली है जिसमें लाइक और एज लगा होता है, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। तो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सिमिली इज़ नाउन एज मेटाफर, जिसमें अनलाइक थिंग्स के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लावर्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये सिमिली हो गई, दैट फ्लावर्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। एलिट्रेशन मैंने बोला था, अगर दो वर्ड्स भी हमें ऐसे मिलते हैं, हाई और हिल्स जो हैं एच आई, इनकी जो साउंड आपस में हम मिल रही है, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ साउंड्स हो रहा है तो एलिट्रेशन हो गया। व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, यहाँ पे क्राउड बोला गया, भीड़ जो होती है वो लोगों की होती है, जहाँ फ्लावर्स के लिए बोला गया, तो कहीं ना कहीं उनको ह्यूमन बींग्स के करेक्टरिस्टिक्स देने की कोशिश की गई है।
उनको हमने ह्यूमन बींग्स के करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, क्राउड बोला हुआ है, होस्ट का मीनिंग भी क्राउड होता है। तो ये दोनों लाइनें हमारी पर्सोनिफिकेशन आ गई। बिसाइड द लेक, फिर बीनीथ द ट्रीज़, तो यहाँ पे बिसाइड भी बी ई और आगे फिर भी बिसाइड द लेक के बाद फिर से बी ई आया हो, तो रिपीटेशन ऑफ साउंड्स आया, तो एलिट्रेशन, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो कहीं फ्लावर्स जो हैं वो डांस कर रहे हैं बताया गया है। तो कहीं ना कहीं फ्लावर्स तो हमारे डांस नहीं करते हैं, लेकिन उनको वही ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ दी गई हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पोइट ने क्या कहा है। द पोइट सेज दैट वन डे ही वॉज वंडरिंग अलोन, he was like a lonely cloud floating high in the sky over valleys and hills. All of a sudden he saw a large number of yellow colored daffodils. They were growing along the bank of a lake under the trees. These beautiful flowers were moving and swinging in the wind. It seemed as if they were dancing with joy. They presented a sight of beauty and joy. तो एक दिन जो पोइट होता है वो अकेला घूम रहा होता है, एमलेसली, कोई बिना एम के इधर उधर घूम रहा होता है, जैसे कि क्लाउड होता है। उसने अपने को किससे कंपैरिजन किया हुआ है? क्लाउड के साथ। क्लाउड की तरह वो घूम रहा होता है, जैसे क्लाउड बादल घूम रहे होते हैं। ठीक है, जैसे वेल्स हो गया वैलीज़ के ऊपर से और हिल्स के ऊपर से, पहाड़ियों के ऊपर से, घाटियों के ऊपर से अचानक से उसकी नज़र पड़ती है, बहुत सारे डैफोडिल्स फ्लावर्स उसको नज़र आते हैं। क्राउड जिसको बोला, भीड़ उसने बोला हुआ है। ये होस्ट ऑफ गोल्डन कलर के डैफोडिल्स होते हैं जो एक लेक के किनारे होते हैं, बैंक ऑफ ए लेक, और ट्रीज़ के अंडर होते हैं। और क्या कर, हवा चल रही होती है ब्रीज में, वो इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, जिसको उसने बोला है जैसे वो इंसानों की तरह डांस कर रहे हो। कंटिन्यू एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच इन अ नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a way. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. तो यहाँ पे कंटिन्यू एज द स्टार्स दैट शाइन, फिर से सिमिली आ गई, एज लगा हुआ है यहाँ पे, उनको स्टार्स के साथ, जैसे स्टार्स शाइन करते हैं उनके साथ उसको कंपेयर किया गया है। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन। नेवर एंडिंग लाइन मतलब कि जहाँ तक उसकी नज़र पड़ती थी वहाँ तक उसको नज़र आते थे, उनका कोई एंड नहीं था। तो यहाँ पे उनको बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। जब हम किसी चीज़ को, हाइपरबोल हो गया जब हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, कोई चीज़ है उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं तो उसको हाइपरबोल बोलते हैं। तो इसलिए एच लिखा हुआ है, हाइपरबोल मैंने नीचे भी लिखा हुआ है। 10,000 सा एट ए ग्लांस, उसने गिने तो नहीं थे कितने, लेकिन वो उसका कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा थे वो फ्लावर्स। तो फिर से हाइपरबोल, टासिंग देयर हेड्स इन स्प्रिटली डांस, तो बड़ी खुशी के साथ वो नाच रहे थे, अपने सर हिला रहे थे। तो कहीं ना कहीं फिर से पर्सोनिफिकेशन आ गया। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे फिर से, इसकी एक बार लाइन टू लाइन देखेंगे कि यहाँ पे पोइट बोल क्या रहा है। पहले हमने फिगर ऑफ स्पीच देख। कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन, द फ्लावर्स ग्रीव इन ए कंटिन्यूज लाइन लाइक द स्टार्स ऑफ द मिल्की वे विच ट्विंकल इन वन कंटिन्यूज लाइन, दे एक्सटेंडेड along the bank of the lake on either side to a great distance. In a single look I saw a large number of them throwing about their heads as though engaged in a joyful dance. तो उसी तरह से जैसे वो डांस कर रहे हो इस तरह से उसको वो देखता है। और लगातार जैसे स्टार्स होते हैं वो चमक रहे होते हैं, मिल्की वे में, आकाश गंगा जिसको हम बोलते हैं, उसमें जैसे बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो उस तरह से वो ट्विंकल शाइनिंग स्टार्स की तरह वो होते हैं। और एंड उनका कहीं नज़र नहीं आता, जैसे हम स्टार्स देखते हैं तो अनगिनत होते हैं, उसी तरह से वो थे। और एक बैंक ऑफ ए लेक जो थे उसके किनारे पे वो थे, हज़ारों की संख्या में थे, बढ़ा चढ़ा के बताया गया। जब एक नज़र वो देखता है तो हज़ारों की संख्या में थे, और इस तरह से वो डांस कर रहे थे खुशी में। द वेव्स बिसाइड्स देम danced what they outdid the sparkling waves in glee. A poet couldn't but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, what little thought what wealth the show to me had brought. The waves beside them danced. तो जो उसके किनारे जो लेक्स में जो लहरें चल रही थी, जो वेव्स थी वहाँ पे, ब्रीज के कारण जो वेव्स आ रही जो वहाँ पे थी, वो भी डांस कर रही थी। ये पर्सोनिफिकेशन है। आउट डिड द स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली। लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्लावर्स की जो वेव्स थी, जो उनके जो फ्लावर्स थे वो भी वहाँ पे हवा के कारण वो भी मूव कर रहे थे। तो खुशी में वो जो लेक्स की वेव्स थी उनसे आगे निकल गए। ठीक है, अ पोएट कुड नॉट बी गे इन सच अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकेंड कंपनी। तो पोइट उन फ्लावर्स की कंपनी में
खुश था, वो उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, मतलब खुशी से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से वो फ्लावर्स थे और जिस तरह से वो डांस कर रहे थे, उनको देखे पोइट के मन में भी खुशी थी। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। और लगातार वो टिकटिकी लगा के उनको देखता रहता है, और वो कहता है कि उस शो ने जिसने वो फ्लावर्स देखे, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, तो उसके पास जहाँ पे धन नहीं है, वेल्थ तो हम मनी को बोलते हैं, लेकिन जो उनको देखने के बाद जो उसको खुशी मिली थी और जो वो दौलत उसको मिली थी, वो उसका मतलब कह सकते हो कि वो उसका आप अंदाज़ा भी नहीं ला सकते वो कितना खुश था पोइट वहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन भी पर्सोनिफिकेशन और सेकंड वाली लाइन भी जो हमारी है वो यहाँ पे जो है वो पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। द बेब्स ऑफ द लेक नियर देम आल्सो डांस्ड बट द डैफोडिल्स सरपास्ड दोज बेब्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ देयर जॉय, and the poet who watched them dancing in their happy mood could not have helped feeling happy in their happy company। तो पोइट भी कहीं ना कहीं वहाँ पे खुश होता है। I looked at them for a considerable time. At that time I did not realize what store of wealth the scene had brought to me। उस टाइम तो कहीं उसको रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको वो दौलत मिली थी, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। हाँ, इसमें आई गेज्ड एंड गेज्ड अगर हम ये भी देखेंगे तो जी ए स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है, तो दोनों में रिपीटेशन ऑफ साउंड है, तो इसको भी हम एलिट्रेशन में ही रखेंगे। ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और पेंसिव मूड, द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, एंड देन माई हर्ट विद द प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद डैफोडिल्स। दिस इज द लास्ट स्टैंजा। In these lines, the poet says that whenever he lies on his bed in a sad or thoughtful mood, the memory of the daffodils shines before his mind and fills his heart with great pleasure. When the poet recalls the scene of the daffodils, he feels very much excited. He begins to feel as if his heart was dancing with the daffodils. In short, the sight of the daffodils has become a source of delight to the poet. तो इसमें हम एक तो द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई जो है, इनवर्ड आई जहाँ पे किसके लिए बोला गया है, माइंड को बोला गया है, ठीक है। तो जहाँ हमारे जो है माइंड से तुलना की गई है उसकी, जो अगर वो सोच रहा है तो उसकी रिकॉल कर रहा है, तो उसको यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया, तो ये मेटाफर होगा। और डांसेस विद द डैफोडिल्स में डा और डा, डी और डी ए, तो रिपीटेशन ऑफ साउंड्स है, तो ये एलिट्रेशन हो गया। तो कहता है कि पोइट जब अपने बेड पे, अक्सर वो अपने बेड पे बैठता है, कभी वो पेंसिव मीन्स सैड मूड में होता है, उदास होता है, जब वो बिल्कुल खालीपन में बैठा होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने इमेजिनेशन में, अपने जो होता है जो माइंड की आंखों से, वो इनवर्ड आई हो गया माइंड से, दिमाग से, वो जब वो अपने दिमाग में वो सारे सीन लाता है डैफोडिल्स फ्लावर्स के, तो कहीं ना कहीं जब वो उन चीज़ों को देखता है तो कहीं ना कहीं वो खुश हो जाता है, और उसका जो कहीं ना कहीं वो डांस करने लगता है, उसका जो हार्ट है, जो दिल है, वो खुशी से भर जाता है, और डैफोडिल्स के साथ साथ वो भी डांस करने लगता है। हालांकि ये जो डैफोडिल्स फ्लावर्स थे उसने काफ़ी पहले देखे थे, पोइम उसने काफ़ी बाद में लिखी, और लेकिन फिर भी जब वो उसे याद करता है उन चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं उसका मन जो होता है वो खुशी में नाचने लगता है। तो इसमें आपने एलिट्रेशन देखी, इसमें हाइपरबोल देखा जिसमें हम बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताते हैं, इसमें आपने सिमली देखी, मेटाफर देखे, और पोइट जो विलियम वर्ड्सवर्थ था, एक लवर पोइट, जो नेचर का लवर उसे कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है वो भी आपने देखा, और एक डैफोडिल्स फ्लावर्स को कितनी अच्छी तरह से बताया गया वो आपने देखा। होप आपने पोइम को समझा होगा और फिगर ऑफ स्पीच भी आपको समझ आई होगी। एक अलग से वीडियोस पूरी फिगर ऑफ स्पीच पे हम बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और जो इसको डिटेल में चीज़ों को वो एनालाइज करेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।